अब हम अर्थशास्त्र का चौथा पार्ट मांग की कीमत लोच पढ़ेंगे। तो मांग की कीमत लोच मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमने तीसरे पार्ट में मांग के नियम पढ़े हैं। तो नियम क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। तो वहाँ हमें केवल यही मालूम पड़ रहा था कि कीमत बढ़ने पर मांग कम हो रही है और कीमत घटने पर मांग बढ़ रही है। लेकिन इसमें हम ये भी पता कर सकेंगे कि कितनी कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा कितनी कम हो रही है या कितनी कीमत कम होने पर मांग की मात्रा कितनी बढ़ रही है। तो इसको समझने से पहले हम वापस थोड़ा सा पहले का पढ़ेंगे कि पिछले अध्याय में हमने मांग के नियम का अध्ययन किया, जो ये बताता है कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा वह उसकी कीमत में कैसा संबंध होता है, विपरीत या प्रतिलोम संबंध होता है। तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है और कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। तो अब जो हमारे लिए या अर्थशास्त्रियों के लिए ये जानना जरूरी है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा की क्या प्रतिक्रियात्मकता है, मतलब कीमत के परिवर्तन होने पर जो मात्रा है वो कितनी परिवर्तित हुई। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए जो रॉबिन्सन जो अर्थशास्त्री थी श्रीमती रॉबिन्सन, उनके अनुसार किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के जो थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसके प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होगा। तो मांग की लोच क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। मांग की कीमत के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करता है। यानी अगर कीमत कम हो रही है तो जो मांग है बढ़ी, तो वो कितनी बढ़ी उसके अनुपात और पहले वाली की जो भी कीमत है उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, मांग की कीमत लोच कहेंगे। तो अब इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। मांग की कीमत लोच मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटेवा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब जो ऊपर लिखा है इसके अंदर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन, यानी मांग की मात्रा कितनी परिवर्तित हुई बटेवा मांग की प्रारंभिक मात्रा। और नीचे जो आ रहा है उसके अंदर कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, तो कीमत में परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितनी थी बाद में कितनी हुई, और बटा प्रारंभिक कीमत। तो यहाँ हम जो ऊपर लिखा है मांग की कीमत लोच के लिए मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, अधिकांश इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम मांग की मात्रा को क्यू मान रहे हैं और परिवर्तन होने पर डेल्टा क्यू मानेंगे, कीमत को पी और कीमत में परिवर्तन को डेल्टा पी से संकेत के रूप में मानते हैं। तो मांग की लोच के लिए सूत्र हो जाएगा, ऊपर है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, जो किसके बराबर होता है, मांग की मात्रा में परिवर्तन बटेवा प्रारंभिक मात्रा, तो डेल्टा क्यू बटेवा क्यू हो जाएगा। और नीचे है इसके बटा में कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, जिसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो कीमत में परिवर्तन है बटेवा प्रारंभिक कीमत, तो डेल्टा पी बटा पी। तो ये सूत्र हमारा हो जाएगा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी, और इनटू में कर सकते हैं हम पी बटेवा क्यू। अब यहाँ पर मांग व कीमत में कैसा संबंध होता है, विपरीत होता है। इसकी लोच भी कैसी होगी, ऋणात्मक होती है। अब कुछ हम संख्यात्मक मान लेकर के या उदाहरण लेकर के इसको समझ सकते हैं। किसी वस्तु की कीमत में
जो है वो 10% गिरने पर, या कीमत का जो परिवर्तन है वो किस में दे रखा है, प्रतिशत में, उसकी मांग है वो कितनी हो जाती है, 10 इकाई से बढ़ कर के 14 इकाई हो जाती है। तो मांग की कीमत लोच को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ देखेंगे हम कि जो कीमत है वो किस में दे रखी है, प्रतिशत में, और जो मांग है वो है 10 यूनिट यानी इकाई में, इकाई से 10 से बढ़ कर के 14 हो जाती है। तो पहले जो कीमत है तो वो प्रतिशत में है, इसी कारण से मांग को भी हम किस में ज्ञात करेंगे, प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अंतर ज्ञात करेंगे, पहले कितनी थी 10 और फिर बढ़ करके हो गई 14, तो यानी 14 माइनस 10 तो ये 4 हो गई, और प्रारंभिक जो है वो कितनी है 10 है, तो 4/10 प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए जो शुरू में 10 इकाई थी तो 4/10 और इंटू करेंगे हम 100, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और ये मांग में जो प्रतिशत वृद्धि हो गई वो हो गई 40%। अब उसके बाद है मांग की कीमत लोच जो ज्ञात करनी है, वो मांग में प्रतिशत वृद्धि बटेवा कीमत में मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और बटेवा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है इसलिए यहाँ प्रतिशत लिख देंगे। तो 40 आ रहा मांग का प्रतिशत परिवर्तन, और कीमत का जो दे रखा है वो 10 दिया हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा 4, 40/10, और ये कट करके 4 हो जाएगा। दूसरा है जब कीमत 7 रुपये से बढ़ करके 10 रुपये होती है, तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिर करके कम हो रही है, यहाँ पर कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या हो जाएगी, कम होगी, 6 से गिर करके 4 हो जाती है। तो इस स्थिति में मांग की लोच की गणना करनी है, सूत्र हो जाएगा हमारा मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटेवा कीमत में जो है वो आनुपातिक परिवर्तन। अब ये यहाँ मांग की मात्रा में ज्ञात करेंगे, पहले कितनी थी 6 और गिर करके हो गई 4, तो जो अंतिम वाली जो गिर करके हुई है वो हो जाएगी 4 माइनस 6। आनुपातिक परिवर्तन के लिए जो बाद वाली है उसमें से पहले वाली को घटाएंगे। बटेवा प्रारंभिक मांग कितनी थी 6, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर -2/6, और ये कटने के बाद आ रहा हमारा -1/3। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन निकालेंगे, पहले कीमत 7 थी और बढ़ करके हो रही है 10, तो 10 माइनस 7 बट्टा हो जाएगा 7, क्योंकि पहले वाली कीमत 7 है, तो यहाँ पर 3/7। अब लोच ज्ञात करने के लिए सूत्र में रखेंगे, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन था -1/3, और बटेवा में आएगा कीमत वाले में, कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन है वो है 3/7, तो बटा 3/7 को हम भाजक 3/7 भी लिख सकते हैं। अब यह -1/3 इंटू हो जाएगा ये 7/3, तो 7 ऊपर जाने पर -1 और 7 इंटू होने पर -7 हो गया, 3 और 3 गुणा होने पर ये हो जाएगा 9, और भाग देंगे हम तो ये 0.77 आ जाएगा, माइनस का 0.77। अब इसके बाद आता है कि मांग की जो है मांग की जो कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है कि मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो 5 होती है। सबसे पहले पूर्णतया लोचदार, कि थोड़ा सा भी कीमत में परिवर्तन होने पर किस स्थिति में जो है वो उसकी लोच हमें प्राप्त होगी, मांग की जो मात्रा है वो किस स्थिति में प्राप्त होती है उसके अनुसार श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है पूर्णतया लोचदार, दूसरा है लोचदार, तीसरा है इकाई के बराबर लोच, और चौथा है बेलोच, पांचवा आ रहा है इसके अंदर शून्य लोच। तो सबसे पहली जो है वो कि पूर्णतया लोचदार। तो पूर्णतया लोचदार की स्थिति किसे कहेंगे? पूर्णतया लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पर कीमत पर जो कीमत है, प्रचलित जो कीमत है उस पर वस्तु की मांग कैसी होगी? अनंत होती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। यह वह स्थिति है जिसमें कीमत में
मतलब थोड़ा सा भी वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 0 भी या 0 भी हो सकती है। और इस समय क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। और ये जो मांग वक्र है वो किस तरह का होगा, ये यहाँ दिखा रखा है रेखा चित्र 4.1 के रूप में। जो क्या दिख रहा है हमारे को, यहाँ कीमत है वाई एक्स पर और एक्स एक्स पर है मांग, जो कि बढ़ रही है और कभी कम भी हो रही है। तो कीमत ओपी है, सबसे पहले यहाँ कीमत है ओ क्यू, फिर उसके बाद ओ क्यू 1 तक हो जाती है, फिर वापस मांग की मात्रा पहले ओ क्यू है, फिर ओ क्यू 1 है और फिर उसके बाद ओ क्यू 2 हो जाती है। तो ये पहले शुरू में बढ़ रही है, फिर उसके बाद वापस और बढ़ रही है, फिर ओ क्यू 2 पर आकर के कम हो रही है। तो ये क्या बता रहा है हमारे को कि कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कुछ भी हो सकती है और यहाँ कीमत हमेशा स्थिर है। तो ये वक्र किस तरह का होगा, एक्स अक्ष के समांतर। इसमें मांग की जो कीमत लोच है वो किसके बराबर होगी, अनंत के बराबर। फिर दूसरा है सापेक्षतया लोचदार मांग, जो क्या होती है, एक से अधिक, इकाई से अधिक, यानी एक से अधिक होगा, जिसको हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे।